हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी 2016 का पेपर फर्स्ट। इसमें हमने जीएस का पार्ट ऐड किया है और जीएस में अभी हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि 2016 का करंट अफेयर आपके किसी भी काम का नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत मानव जाति का पालना है, मानवीय वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है, भारतीय संस्कृति से संबंधित ये प्रसिद्ध शब्द निम्नलिखित में से किसके हैं? इन शब्दों के बारे में पूछा गया है, ये भारत के लिए किसने बोला है? ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मार्क ट्वेन, रूडयार्ड किपलिंग और लॉर्ड रिपन। तो ये जो शब्द है, भारत मानव जाति का पालना है, मानवीय वाणी का जन्म स्थान है और इतिहास की जननी है, ये शब्द बोले थे मार्क ट्वेन ने। किसने बोले थे? मार्क ट्वेन ने। मार्क ट्वेन इनका उपनाम है। ये जो मार्क ट्वेन नाम है ये इनका उपनाम है। इनका जो रियल नाम था वो क्या है? इनका रियल नाम है सैमुअल। इनका जो रियल नाम है वो है सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। इनका जो रियल नाम है वो क्या है? सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। और ये है कहां के? ये अमेरिका के हैं। ये अमेरिका इतिहास के सबसे महान हास्य लेखक हैं। ठीक है, अमेरिका के सबसे महान लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्न समितियों में से जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। किस समिति को नियुक्त किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच प्रणाली के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है जनवरी 1957 की बात की गई है। जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी? अगर ये हमें पता है तो इसका आंसर वही होगा। तो जनवरी 1957 की बात करें तो जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति। ये कब बनाई गई थी? 16 जनवरी 1957 में। किस लिए बनाई गई थी? इसकी जांच के लिए। किस लिए बनाई गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए बनाई गई थी ये बलवंत राय मेहता समिति। इसका एक और कार्य था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? ग्राम पंचायत का गठन। इसके द्वारा ही किसका गठन हुआ था? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। कब हुआ था? 1959 में। कब हुआ था ये? 1959 में। पहला राज्य कौन सा था ग्राम पंचायत का गठन करने वाला? वो था राजस्थान। आरजे राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर। ठीक है, नागौर जिले में पहली ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। किस समिति के द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और इसी के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो जांच की गई थी वो इसी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी इस समिति की? 16 जनवरी 1957 में। बात करें अशोक मेहता समिति की तो ये भी किससे संबंधित है? ये भी ग्राम पंचायतों से संबंधित है। एल एम सिंघवी इसकी बात करें तो ये भी किससे संबंधित है? ये भी ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और इसकी बात करें बीपी काले समिति तो इसमें काले शब्द आ गया, मतलब ये किससे संबंधित है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये काले धन से।
काले धन से। ठीक है, बीपी काले समिति किससे संबंधित है? काले धन से। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। झारखंड के पंचायत निकायों में, किसके? झारखंड के पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की प्रतिशतता कितनी है? झारखंड की पंचायत की बात की जा रही है, वहां पे जो महिलाओं की सीटें हैं आरक्षित, वो कितनी प्रतिशत हैं? तो वो है 50%। कितने प्रतिशत है? 50%। और पूरे भारत में बात करी जाए तो पूरे भारत के लिए आरक्षित सीटें कितनी है महिलाओं के लिए? भारत की बात करें तो भारत में है 33.3%। कितनी है? भारत में 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। वन अनुसंधान संस्थान भारत के निम्नलिखित शहरों में से कहां है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आया हुआ है। वन अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? देहरादून में। ऐसा ही एक संस्थान और है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। वो कहां है? वो है लखनऊ में। कई सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान में और वन अनुसंधान संस्थान में। तो जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है, और वन अनुसंधान संस्थान है वो कहां है? देहरादून में। ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जो आगामी टीजीटी का पेपर होगा उसमें किस स्तर की जीएस पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाने? इसमें पूछे जाने इजी टू मीडियम लेवल के। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हमारा जो लेवल है कंपटीशन का वो हाई होता जा रहा है, तो इसमें इजी टू हाई भी पूछे जा सकते हैं जो आगामी जो पेपर होंगे उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य है। कहां का? ये दक्षिण भारत का। तो राष्ट्रकूट की नींव रखी थी, वो रखी थी दंती दुर्ग ने। किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने रखी थी। इसकी नींव कब रखी थी? 752 ईस्वी में। किसे हराकर? 752 में रखी थी कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन को हराकर। ठीक है, कीर्तिवर्मन को हराकर 752 ईस्वी में जो दंती दुर्ग थे उन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ये कौन थे कीर्तिवर्मन? ये चालुक्य वंश के थे। किस वंश के थे? चालुक्य वंश। ठीक है, कीर्तिवर्मन को हराया 752 में, फिर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। मिहिर भोज ये गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। किसके थे? गुर्जर प्रतिहार। धर्मपाल ये पाल वंश के थे, पाल वंश। और प्रभाकर वर्धन ये पुष्यभूत वंश, पुष्यभूत वंश। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण और वन व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की प्रभावी और शीघ्र निपटाने के लिए स्थापित किया गया शीर्ष निकाय है? किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण, वन व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए शीघ्र निपटारे के लिए जो शीर्ष निकाय है वो कौन सा है? ऑप्शन है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सतत विकास आयोग, राष्ट्रीय वन रोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड। ये चारों ही पर्यावरण से संबंधित हैं।
ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए हैं ये चारों ऑप्शन ही पर्यावरण से संबंधित हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए, जैसे कभी भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई भी क्षति होती है पर्यावरण में, तो उसके शीघ्र निपटान के लिए जो स्थापित किया गया था वो निकाय कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसकी स्थापना कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। ये इसलिए बनाया गया था, पर्यावरण से कोई भी अगर नुकसान या क्षति कुछ भी होता है तो उसके शीघ्र निपटान के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुरंत ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड में मोराबादी पहाड़ी के रूप में किस पहाड़ी को जाना जाता है, पारसनाथ पहाड़ी, कैनरी पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। झारखंड में निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा मोराबादी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, तो मोराबादी एक स्थान है, ये मोराबादी जो है वो एक स्थान है, कहां पर, रांची में। मोराबादी स्थान पर ही है टैगोर हिल, मतलब कि टैगोर पहाड़ियां। टैगोर पहाड़ी को मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें राज्य विधान परिषद के सदस्य मिलेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें राज्य विधान परिषद के सदस्य मिलेंगे। राज्य विधान परिषद की बात करें तो अभी भारत के 6 राज्यों में, कितने, 6 राज्य, भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। कौन कौन से हैं वो, यूपी है, बिहार है, यूपी है, बिहार है और कर्नाटक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, यूपी, बिहार, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, आंध्रा है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, इनमें से कौन सा राज्य ऑप्शन में दिया गया है, केरल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो है, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ, चाहे जीएस, वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए उसे बेल आइकन को जरूर दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आधारित रॉक प्रणाली से संबंधित गलत उत्तर है। क्या पूछा है, रॉक प्रणाली मतलब शैल चट्टानें जो होती हैं उनसे संबंधित गलत उत्तर कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आर्कियन रॉक प्रणाली, नियोकार्बोनिफेरस प्रणाली, द्रविडियन रॉक प्रणाली और आर्यन रॉक प्रणाली। अब इन चारों प्रणालियों की बात करें तो ये चट्टानों से संबंधित है, ये भी चट्टानों से संबंधित है, आर्यन भी चट्टानों से संबंधित है, लेकिन नियोकार्बोनिफेरस ये चट्टानों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार गलत है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर है। नियोकार्बोनिफेरस गलत उत्तर है और ये सभी क्या है,
ये चट्टानों से संबंधित है, रॉक प्रणालियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित वारदातों में से 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? ये ऑप्शन दिए हैं, इंडिगो आंदोलन, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड। इंडिगो आंदोलन ये 1859 में हुआ था, तो ये तो हो नहीं सकता है। इंडिगो आंदोलन 1859 में हुआ था, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 1930 के बारे में पूछा गया है। ये 1859 में हुआ था, इसे नील क्रांति भी बोलते हैं, इसे नील क्रांति भी बोलते हैं। नील क्रांति जो कपड़ों पे लगाई जाती है नील, उसी के बारे में। इंडिगो आंदोलन। दांडी मार्च कब? दांडी मार्च की शुरुआत और कब से हुई थी? ये हुई थी 12 मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। और सन क्या थी हमारी? 1930। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में ये दांडी मार्च यात्रा चालू हुई थी। ये साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी। कहां तक की? दांडी तक यात्रा थी ये, ठीक है। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चली थी ये 1930 में, साबरमती से दांडी तक। जो महात्मा गांधी जी थे वो अपने प्रतिनिधियों को साथ में लेकर गए थे। तो 1930 की बात की जा रही है, तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। दांडी मार्च के बाद में ही इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दे दिया गया था। जब हम आपको आंदोलन कराएंगे तो उसे ये डीपली से, अच्छी तरीके से सभी आंदोलन जो भी इंपोर्टेंट हैं वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी तो आपको केवल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं? आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, पुस्तकें जरूर पूछी जाती हैं, और पुस्तकें वो पूछी जाएंगी जिस साल आपका एग्जाम हो रहा है। जैसे कि 2023 में यदि आपका एग्जाम है तो आपके पेपर में जो पुस्तक पूछी जाएगी वो या तो 2022 में लिखी गई होगी या 2023 में लिखी गई होगी। ये 2016 का पेपर है, तो वन इंडियन गर्ल जो लिखी गई थी वो भी 2016 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी वन इंडियन गर्ल पुस्तक? 2016 में लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई थी। चेतन भगत की और भी किताबें हैं, जिसमें से एक है हाफ गर्लफ्रेंड, एक है हाफ गर्लफ्रेंड जिसपे मूवी भी बनी है। ये कब लिखी थी इन्होंने? ये लिखी थी 2014 में। एक और है इनकी, ए गर्ल इन द रूम, ए गर्ल इन द रूम 105। एक ये भी पुस्तक है इनकी, ए गर्ल इन द रूम 105। किसकी? चेतन भगत की। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास, ये जो नारा है वो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, या 6ठी, या 12वीं, या 8वीं। तो पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो हमारी है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है? अंतिम। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसका टाइम पीरियड क्या था? ये 2012 से 2017, 2017 इसका टाइम पीरियड क्या था? 2012 से 2017। ये हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना का गठन कौन करता था? वो करता था योजना आयोग। योजना आयोग हो गया भंग 2014 में। फिर योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी हमारी
जो नीति आयोग था वो था 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना की गई थी किसकी जगह, योजना आयोग की जगह, 1 जनवरी 2015 को। अब जो भी ये पंचवर्षीय योजनाओं के जो कार्य होते हैं अब वो नीति आयोग संभालता है। क्वेश्चन में बोला ये जो नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वो दिया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें दिया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सी बर्मा की सुनियोजित राजधानी है। बर्मा की राजधानी हमसे पूछी है। बर्मा का जो नया नाम है वो क्या है, वो है म्यांमार। क्या है, म्यांमार। और म्यांमार की पूर्व राजधानी क्या थी, पूर्व राजधानी थी रंगून। म्यांमार की पूर्व राजधानी क्या थी, रंगून। लेकिन जो अभी जो राजधानी है वो है नायपीडो। कौन सी राजधानी है, नायपीडो। कोलंबो की बात करें, यदि हम कोलंबो की बात करते हैं तो कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर कहां का, श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। पहले ये राजधानी भी रह चुकी है श्रीलंका की। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, कहां की है, अफगानिस्तान की। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, ये कहां की है, जर्मनी की। ठीक है, तो बर्मा की राजधानी कौन सी है, नायपीडो। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके माध्यम से मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किए गए हैं। मौलिक अधिकार के बारे में हमसे पूछा गया। मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान है वो कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ये भाग 3 है। कौन सा है ये, भाग 3। भाग 3 में आते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 और इसी में आता है क्या, ये क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 36 से लेके 51 ये भाग 3 है। ये भाग 4 है हमारा। कौन सा है ये, भाग 4। भाग 4 है, इसमें क्या आता है 51 तक, नागरिक नीति निर्देशक तत्व। क्या आते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में क्या है हमारा, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक ये भाग 2 है। ये भाग 2 है। इसमें क्या है, नागरिकता। इसमें क्या है, नागरिकता। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक ये भाग 5 है। भाग 5। और इसमें क्या है, संघ। इसमें क्या है, संघ। नोट कर लें इसे। मौलिक अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मानागुआ निम्न में से किसकी राजधानी है। मानागुआ निम्न में से किसकी राजधानी है। मानागुआ है ये मध्य अमेरिका का एक, मध्य अमेरिका की कैपिटल है। मध्य अमेरिका का एक देश है, उसकी ये कैपिटल है। मानागुआ किसकी राजधानी है, ऑप्शन है निकारागुआ। तो गुआ और गुआ ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल इजी है। मानागुआ किसकी राजधानी है, निकारागुआ की। एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तालिन। एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तालिन। मंगोलिया की उलान बटर। उलान बटर। और नाउरू की कोई राजधानी नहीं है क्योंकि ये एक आइलैंड है। ठीक है,
नोट कर लें इसे। निकारागुआ की राजधानी क्या है? निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, और निकारागुआ है कहां पे? ये मध्य अमेरिका का एक देश है। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिट पुरस्कार। ब्रिट पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? जो ब्रिट पुरस्कार है वो किस उपलब्धि में दिया जाता है? ब्रिट की बात कर रहे हैं तो ब्रिट से ही समझ में आ रहा है ये एक ब्रिटिश पुरस्कार है। ठीक है, ये एक ब्रिटिश पुरस्कार है, और जो ब्रिट पुरस्कार है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर ब्रिट 2023 के अवार्ड की बात करें, 2023 अवार्ड की बात करें तो 2023 में जो ब्रिट पुरस्कार में 50 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने? 50 पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल कितने पुरस्कार? लगभग टोटल दिए गए हैं 50। टोटल ब्रिट पुरस्कार कितने दिए गए? 50। उसमें से सबसे ज्यादा पाने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे ज्यादा हैरी स्टाइल। कितने पाए हैं इसने? 4 ब्रिट पुरस्कार। ठीक है, हैरी स्टाइल है, इसने 4 ब्रिट पुरस्कार पाए हैं। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है? ऑप्शन है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन चारों भाषाओं की बात करें, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं की बात करें तो ये चारों भाषाएं जो 92वां संशोधन हुआ था, जो 92वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये 2003 में। जो 92वां संशोधन हुआ था संविधान का 2003 में, उसके तहत ये 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची। ठीक है, 92वें संशोधन के तहत ये चारों भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इसमें से जो जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है वो बहुत फेमस भाषा है डोगरी भाषा। वहां की बहुत, जम्मू कश्मीर की एक फेमस लैंग्वेज है डोगरी, जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? भाषा भारती सम्मान भाषाओं के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा नवाजा जाता है? जो भाषा भारती सम्मान है वो किस संगठन द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ये दिए हैं आपके सामने, के बिड़ला, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जमनालाल बजाज फाउंडेशन। तो जो ये भाषा भारती सम्मान है, भाषाओं के लिए जो सम्मान दिया जाता है वो दिया जाता है के बिड़ला। ये जो के बिड़ला हैं इनके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं इनके द्वारा? व्यास सम्मान दिया जाता है, बिहारी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, व्यास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार और वाचस्पति, जो भाषाओं के लिए दिया जाता है सभी। ठीक है, भाषाओं में दिए जाते हैं व्यास, बिहारी, वाचस्पति, सरस्वती सम्मान, ईटीसी और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? झारखंड से लगभग 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि झारखंड टीजीटी है इसलिए झारखंड से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। झारखंड में नहीं बोली जाती है बंगाली, तुलु, नागपुरी, अंगिका। तो झारखंड में नहीं बोले जाने वाली भाषा बाद में देखते हैं। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं वो कौन कौन सी है? तो बंगाली झारखंड में बोली जाती है, नागपुरी झारखंड में बोली जाती है, अंगिका झारखंड में बोली जाती है, और कौन कौन सी है?
और भी बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि एक है हो, एक हो भाषा है, एक संथाली, एक मुंडारी, ठीक है, हो, संताली, मुंडारी, और है भूमिज। भूमिज और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, वो संताली, मुंडारी, भूमिज, नागपुरी, अंगिका, बंगाली, ये सभी भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? ये सभी भाषाएं झारखंड में बोली जाती हैं, और जो नहीं बोली जाती है उसमें है ये तुलु भाषा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये बी है राइट आंसर। तुलु भाषा नहीं बोली जाती। ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? तुलु भाषा। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न स्थानों में से सोन नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? नदियों के बारे में हम आपको पहले ही वीडियो करा चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाई है नदियां हमने। जिसने भी वो वीडियो देखी वो इसका आसानी से जवाब दे सकता है। सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी की बात करें तो ये निकलती है एमपी से। कहां से? एमपी से। और एमपी में कहां से? अमरकंटक। एमपी में कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और कहां जाके मिल जाती है ये पटना के पास में जाके, पटना के समीप किससे मिलती है? गंगा से, क्योंकि ये गंगा की सहायक है। ठीक है, पटना के समीप ये गंगा से जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। जिसने भी हमारी नदियों वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख ले, बहुत डीपली, बहुत अच्छे से सारी नदियां जो भी इंपोर्टेंट हैं वो सभी हमने करा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टैगोर पहाड़ी जो मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन शायद हमने पीछे भी कराया है, उसमें ये पूछा गया था मोराबादी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी यहाँ है, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जो पीछे कराया है। ये उसी में से मिला हुआ क्वेश्चन है। वहां पे मोराबादी पहाड़ी पूछी गई थी, यहाँ पे उसका आंसर दे दिया है। टैगोर पहाड़ी जो मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है वह झारखंड के किस शहर में है? तो हमने बताया था वो झारखंड के किस शहर में? वो रांची में है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। कहां पे है? झारखंड के रांची शहर में मोराबादी पहाड़ी मतलब कि टैगोर पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताइए। झारखंड का जो गठन किया गया था, झारखंड राज्य का जो गठन किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो झारखंड का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 15 नवंबर 2000। ठीक है, झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। ये उस टाइम पे 28वां राज्य बना था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत। किसके? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत ये झारखंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? सेल की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन में यह है 7 महारत्न। 7 महारत्न मतलब कि एक महारत्न कंपनी है। उस टाइम पे 7 महारत्न कंपनियां होंगी 2016 में। अब कितनी है? 2023 में अभी कितनी हो गई हैं? तो 12 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी? 12 महारत्न कंपनियां हैं। 12 महारत्न कितनी है? 12 महारत्न कंपनी। ठीक है, 12 महारत्न कंपनी है। 12वीं कौन सी बनी है? अभी 12वीं बनी है REC। कौन सी बनी है? REC। जैसे ये सेल है ऐसे ये REC। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना, ये मतलब महारत्न कंपनी का दर्जा इसे कब मिला था? पहले ये नवरत्न कंपनी थी। 3 टाइप की कंपनियां होती हैं हमारी। एक होती है महारत्न,
एक होती है नवरत्न, एक होती है मिनी रत्न। मिनी रत्न से बहुत रेयर कंडीशन है कि कभी क्वेश्चन पूछा जाए। जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है महारत्न। ठीक है, तो ये 12 कंपनियां, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है। तो अभी कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 महारत्न कंपनी है। उसमें से 12वीं कौन सी है? REC, जो अभी नई बनी है, इसे दर्जा प्राप्त हुआ है महारत्न का। इसकी इसे कब मिला था दर्जा? 22 सितंबर 2022 में REC जो कंपनी है उसे 22 सितंबर को महारत्न का दर्जा मिल गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, हमसे पूछा गया सेल के बारे में पूछा गया है। सेल की फुल फॉर्म क्या है? एस से हो गया स्टील, ए से अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अभी कितनी महारत्न कंपनियां? 12, और 13 हमारी नवरत्न कंपनियां हैं। 13 नवरत्न। ठीक है, 12 महारत्न कंपनी है अभी भारत में, 13 नवरत्न कंपनी है। अगर हम इसमें अंतर बताएं तो अंतर क्या होता है? महारत्न जो कंपनी होती है उसका टैग कैसे मिलता है, उसका दर्जा कैसे मिलता है? उसका दर्जा मिलता है जैसे कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी 3 वर्षों में, कितने? 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ, का शुद्ध लाभ, 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाती है तो वो महारत्न कंपनी बन जाती है। कौन सी? महारत्न। तो उसे महारत्न का टैग मिल जाता है। और इससे कम लाभ कमाने वाली कंपनी नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। नोट कर लें इसे, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? हमने अभी बताया है जब हम आंदोलन कराएंगे तब ये सभी आंदोलन जो इंपोर्टेंट आंदोलन है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है, उसमें 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? ऑप्शन है सूरज भगत, लालू भगत, तिलक मांझी, बिरसा मुंडा। ये तो भाई ही नहीं है क्योंकि इनका टाइटल भी सेम नहीं है। सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू, और यात्रा राव और राम मांझी, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू। इन्होंने 1855 से 56, 1855 से 56 के बीच में हुआ था कौन सा विद्रोह? संताल विद्रोह। उसमें इनका श्रेष्ठ योगदान था। किसमें? संताल विद्रोह में। 1855-56 में ये किसके खिलाफ हुआ था? जो संताल विद्रोह है वो हुआ था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश व भ्रष्ट जमींदारों के खिलाफ। भ्रष्ट जमींदार, ठीक है, भ्रष्ट जमींदारों के खिलाफ और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। कौन सा? संताल। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित है।
कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन कौन से जिले? कोडरमा और हजारीबाग। कोडरमा और हजारीबाग जो जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तिलैया बांध के बारे में हम बता चुके हैं। ये किसके अंतर्गत बनाया गया था? ये बनाया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बनाया गया था? दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था तिलैया बांध। 4 बांध बनाए गए थे दामोदर के अंतर्गत। दामोदर जो परियोजना थी उसके अंतर्गत 4 बांध बने थे, उसमें से पहला बांध कौन सा था? तिलैया बांध। किस नदी पर है ये है बराकर। बराकर नदी। किस नदी पर है ये? बराकर नदी, जो किसकी सहायक है? दामोदर की। अब बात करें कोडरमा और हजारीबाग की, तो ये जिले जिसके लिए प्रसिद्ध हैं विश्व में वो है हमारा अभ्रक। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? कोडरमा और हजारीबाग। यूरेनियम की बात करें तो ये झारखंड में जादूगोड़ा की खान। कौन सी है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा की खान है। ये कहां है? सिंह भूमि। कहां पे है ये? सिंह भूमि। बॉक्साइट की बात करें तो यह है लोहरदगा। लोहरदगा झारखंड में ही है ये जगह, ठीक है। जादूगोड़ा सिंह भूमि जिले में लोहरदगा में बॉक्साइट और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध बनाया गया था। और तिलैया बांध है कहां पे? हजारीबाग जिले में और कोडरमा की सीमा पर। वहां पे क्या है? अभ्रक। ठीक है, नोट कर लें इसे। तो आप लोगों ने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस में। ये इसका पर्पस सिर्फ यही था कि आपको इसका लेवल पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आप उससे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें कि कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है, यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास पे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।